बहुत स्वागत। दोपहर दमदार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति और आज सबसे पहले बात सियासत से शुरू करेंगे। चुनावी साल है चूंकि और बीजेपी कांग्रेस की मुश्किलें लगातार बढ़ी हुई हैं और उसकी वजह भी है। जिस तरह से छोटे जो पार्टियां हैं वो लगातार बीजेपी कांग्रेस के लिए चुनौतियां पेश कर रही हैं, ये भी एक वजह है। जैसे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी है, इसके अलावा बसपा है, तो भोपाल से बड़ी खबर। कांग्रेस बीजेपी की बड़ी मुश्किल, बीएसपी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी एक साथ चुनाव लड़ेंगे। इस गठबंधन में समानता दल भी साथ है। बीएसपी के साथ साथ तीनों राजनीतिक दलों में सीटों का बंटवारा हो चुका है। इस बार के चुनाव में सत्ता की चाबी हमारे गठबंधन के पास होगी, ये किसका कहना है? ये कह रहे हैं रामजी गौतम, राज्यसभा सांसद। तो अब कांग्रेस बीजेपी के लिए मुश्किल है। हम दोनों पार्टियों ने एक घोषणा कर दी है कि आज से बहुजन समाज पार्टी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का चुनावी गठबंधन हो गया है, जो कि एक प्राकृतिक अलायंस है और 100% एक बड़ी ताकत बन करके बहुजन समाज पार्टी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी प्रदेश के अंदर एक बड़ी ताकत बनकर अपने दम पर सरकार बनाने के लिए प्रयास करेगी। सीटों का बंटवारा भी हो गया है, जिसमें 52 सीटों पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी चुनाव लड़ेगी और 178 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी। और ये सारा गठबंधन हमारी पार्टी की मुखिया आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी के निर्देश पर किया गया है। तो गठबंधन की ये तस्वीरें हैं, हाथ जोड़ने की, हाथ मिलाने की ये तस्वीरें हैं और राजनीतिक दलों में सीटों का बंटवारा भी हो चुका है। शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधा उनके पास आपको लिए चलेंगे। तो शैलेंद्र, कांग्रेस बीजेपी के लिए चुनौती ना भी कही जाए पर मुश्किल तो बड़ी है और बढ़ी है। शैलेंद्र, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जिस तरीके से अगर मैं बात करूं पिछले चुनाव की, तो जयस जो है वो कांग्रेस के साथ खड़ा नजर आया था और उसका ही असर देखने को मिला था कि आदिवासी इलाकों में कांग्रेस का परफॉर्मेंस बहुत बेहतर नजर आया था। लेकिन जिस तरीके से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, जिसका अगर बात करते हैं तो डिंडोरी, शहडोल, उमरिया, मंडला, बालाघाट, ये वो इलाके हैं जहां गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का अपना वोट बैंक है और यदि वह बीएसपी के साथ मिल जाता है तो और ज्यादा बड़ा वोट बैंक हो जाएगा, क्योंकि दलित और के अलावा आदिवासी एक साथ अगर वोट करेगा तो कहीं ना कहीं कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही राजनीतिक दलों के लिए मुश्किलें हो सकती हैं। अगर उसके उलट अगर हम देखें तो चाहे बिंद का इलाका हो या फिर ग्वालियर चंबल संभाग का इलाका हो या बुंदेलखंड का वो इलाका जो यूपी से सटा हुआ है, इन इलाकों में बीएसपी अपना जनाधार रखती है और ऐसे में यदि ये दोनों राजनीतिक दल एक साथ मिलकर चुनाव मैदान में हैं तो भले ही कई सीटों पर जीते ना, लेकिन हार जीत का गणित जो है वो जरूर ये बिगाड़ देंगे। और यही कारण है कि अब दोनों ही राजनीतिक दलों के अब परेशानी में नजर आ रहे हैं। अब कहीं ना कहीं इसको लेकर एक नई रणनीति दोनों ही राजनीतिक दल को बनानी पड़ेगी कि आखिर किस तरीके से इस गठबंधन से पार पाया जाए। और जिस तरीके से जो बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर है, राज्यसभा सांसद है, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि दोनों ही राजनीतिक दलों के द्वारा शैलेंद्र ये भी दिलचस्प है, का शोषण करने का काम ये भी दिलचस्प है। जैसा कि आपने जिक्र किया, महाकौशल में एक का जनाधार है और अच्छा खासा है। कई जगह उसने दोनों पार्टियों को परेशान कर रखा है। यूपी से सटी हुई बुंदेलखंड, यूपी से सटी हुई जगहों पर बसपा का अपना जनाधार है। इसके अलावा एक और फैक्टर नहीं भूलना चाहिए, वो है आम आदमी पार्टी। जिस तरीके की कैंपेनिंग वो कर रहे हैं, लेकिन तीनों ही परिस्थितियों में ज्यादा और कम नुकसान अगर देखा जाए तो वो नुकसान कांग्रेस के खाते में जा रहा है। शैलेंद्र, देखिए बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जिसका मैंने शुरुआत में जिक्र किया था कि पिछले साल जब जयस कांग्रेस के साथ खड़ा नजर आया था तो ऐसे में आदिवासी बाहुल इलाकों में कांग्रेस को जीत मिली थी। इस बार चूंकि जयस भी अभी अपने पत्ते पूरी तरीके से नहीं खोले हैं कि आखिर वो कांग्रेस के साथ रहेगा या नहीं रहेगा, और ऐसे में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का बीएसपी के साथ गठबंधन कर लेना ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है, क्योंकि ये माना जाता है कि दलित और आदिवासी वोट जो है वो परंपरागत तरीके से कांग्रेस के साथ खड़ा नजर आता है और कई सीटों पर हमने देखा भी। और तीसरी पार्टी जिसका
जिसका आपने जिक्र किया, आम आदमी पार्टी, वो मध्य प्रदेश में बड़ी तेजी से कैंपेन करने में जुटी हुई है और उसकी सबसे बड़ी बात है कि वो नाराज लोगों पर नजर बनाए हुए। आपने हाल ही में देखा कि जिस तरीके से ममता मीणा, जो कभी बीजेपी की विधायक हुआ करती थी, जब पार्टी ने उनका टिकट काट दिया तो नाराजगी उनके सामने आई और उसके बाद उन्होंने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया। तो ऐसे तमाम जो लोग हैं जो नाराज हैं, जिनका अगर टिकट कटता है तो वो आम आदमी पार्टी की तरफ रुख कर सकते हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं दोनों ही राजनीतिक दलों को इस चुनाव में नुकसान जो है उठाना पड़ सकता है। हालांकि जिस तरीके से उन्होंने कहा कि भले पहली बार तो सरकार बनाने के लिए काम करेगा, तीसरा फ्रंट नहीं बना तो किंग मेकर की भूमिका में जरूरी आ जाएंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और विस्तार से जानकारी शैलेंद्र हमारे सहयोगी दे रहे थे किस तरीके से पूरा घटनाक्रम है। खबर दरअसल हालांकि बसपा और गोंडवाना के हाथ मिलाने को लेकर थी। अगली खबर वो भी चुनाव से जुड़ी हुई लेकिन बेहद महत्वपूर्ण। एक देश एक चुनाव को लेकर लॉ कमीशन जल्दी अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को दे सकता है। सूत्रों के माने तो 22वें विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है। जल्द ही केंद्र सरकार को यह रिपोर्ट सौंपी जाएगी। अगर सब कुछ सही रहता है तो 2029 के चुनाव एक समय पर एक साथ किए जा सकेंगे। लॉ कमीशन ने रिपोर्ट तैयार कर ली है तो जल्द केंद्र सरकार को रिपोर्ट होगी। हालांकि एक देश एक चुनाव, इन परिस्थितियों में वक्त इस वजह से भी लगेगा क्योंकि तकरीबन 5 संशोधन संविधान में करने पड़ेंगे। 22वें विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है। यह जानकारी सूत्रों के हवाले से हम आपको बता रहे हैं। जल्द ही केंद्र सरकार को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। सब कुछ ठीक रहा तो 2029 के चुनाव एक समय पर एक साथ किए जा सकेंगे। लोकसभा के साथ साथ राज्यों के चुनाव किए जा सकेंगे या ट्रायल के तौर पर एक साथ कई राज्यों के चुनाव लोकसभा के साथ करवाकर देखे जाएंगे। इस तरह की बातें हालांकि सूत्रों के हवाले से हम आपको जानकारी दे रहे हैं। लॉ कमीशन की रिपोर्ट तैयार है। न्यूज 18 की एक्सक्लूसिव खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। लॉ कमीशन ने रिपोर्ट तैयार कर ली है। जल्द ही केंद्र सरकार को रिपोर्ट सौंपी जानी है। चुनाव के मामले में लॉ कमीशन की तरफ से लगभग तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और जल्द ही लॉ कमीशन अपनी ये रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंप सकती है। 22वीं लॉ कमीशन की जो रिपोर्ट है, जिसमें एक देश और एक चुनाव की प्रक्रिया को लेकर जो तमाम तैयारियां थी वो लगभग पूरी कर ली गई हैं। लॉ कमीशन के चेयरमैन ऋतुराज अवस्थी ने संबंधित पक्षकारों से इस मामले में बैठक भी कर ली है। फरवरी से ही इस पूरे मामले की जो कवायद है वो लॉ कमीशन के द्वारा शुरू कर दी गई थी, लेकिन इससे पहले जो 21वीं लॉ कमीशन की रिपोर्ट थी, जिसमें उनके अध्यक्ष BS चौहान के द्वारा ये कहा गया था कि इस पूरी प्रक्रिया को पूरा करने के पहले जो ग्राउंड रिपोर्ट है उसको तैयार किया जाए और इसी प्रक्रिया के तहत लॉ कमीशन आगे बढ़ा। यह माना जा सकता है कि लॉ कमीशन की तरफ से इस पूरे मामले में जो तैयारियां हैं, तमाम जो संबंधित पक्षकार हैं, तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं, इस दिशा में जो भी परिचर्चा हुई है उससे संबंधित एक डिटेल रिपोर्ट केंद्र सरकार को लॉ कमीशन जल्द ही सौंप सकता है। और अगर इस प्रक्रिया को सीधे तौर पर माना जाए और यह प्रक्रिया सही दिशा में काम करती रही तो यह भी कहना कहीं ना कहीं अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आने वाले 2029 के चुनाव में भारत में एक देश और एक चुनाव की प्रक्रिया को लेकर सरकार आगे बढ़ सकती है और इसी दिशा में यह कवायद शुरू की गई है। आपको बता दें कि लॉ कमीशन में इस पूरी प्रक्रिया को लेकर भी कल एक बड़ी मीटिंग होने वाली है, जिसमें यह तय किया जाएगा और यह फाइनलाइज किया जाएगा कि आने वाले दिनों में इस पूरी रिपोर्ट को केंद्र सरकार को कब तक सौंपी जाए। कैमरामैन सोनू के साथ सुशील पांडे, न्यूज 18 दिल्ली। संग्राम की बिलासपुर के साइंस कॉलेज मैदान में पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। इंतजार है तो बस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। आज प्रधानमंत्री मोदी बिलासपुर में आयोजित परिवर्तन यात्रा के समापन समारोह में शामिल होंगे। इस आयोजन को भव्यतम ऐतिहासिक बनाने के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। रैली होगी। बिलासपुर संभाग की सभी 25 विधानसभा सीटों पर इसका प्रभाव नजर आएगा और दावा यह किया जा रहा है कि सभी विधानसभा सीटों से 1 लाख से ज्यादा लोग यहां पर जुटेंगे। साइंस कॉलेज मैदान में बैठने के लिए 1 लाख से ज्यादा कुर्सियां लग गई हैं। पार्टी का यह दावा है कि प्रधानमंत्री की इस रैली के बाद सूबे की सियासी हवा बीजेपी के पक्ष में हो जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी इस सभा में शामिल होने के लिए, और जैसे कि हम लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं, वो तकरीबन 1:30 बजे राजधानी रायपुर पहुंचने का उनका कार्यक्रम है।
सेना के हेलीकॉप्टर से 2:20 पर बिलासपुर पहुंचने का कार्यक्रम है। जनसभा को संबोधित करेंगे। 3:50 पर बिलासपुर से रायपुर रवाना होने का उनका तय कार्यक्रम था, जो पहली जानकारी थी। रायपुर से शाम 4:50 पर अपने विशेष विमान के जरिए वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। बिलासपुर संभाग बेहद महत्वपूर्ण। बिलासपुर और बस्तर संभाग पर बीजेपी का फोकस ज्यादा। और सीधा आपको बिलासपुर ही लिए चलेंगे। सहयोगी उमेश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उमेश के पास आपको लिए चलेंगे। तो उमेश, अब थोड़ा सा वक्त और बाकी है जब प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचेंगे, और किस तरह तैयारियों के साथ साथ लोगों के रिएक्शन, और अब मेरे ख्याल से धीरे धीरे लोगों के आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका होगा। उमेश। जी बिल्कुल, देखो लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। न केवल बिलासपुर संभाग से बल्कि प्रदेश भर से ये जो लोग हैं वो नरेंद्र मोदी को सुनने पहुंच रहे हैं। क्योंकि ये जो परिवर्तन यात्रा है 2989 किलोमीटर की ये परिवर्तन यात्रा है, जो आज बिलासपुर में परिवर्तन महासंकल्प रैली के रूप में समाप्त होगी। और इस समापन रूप में जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में शिरकत लेंगे और लोगों से संकल्प लेंगे कि 2023 में होने वाले जो विधानसभा चुनाव है उसमें परिवर्तन करना है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाना है। आप देख सकते हैं कि मंच पे लगभग पूरी तैयारी हो गई है और इंतजार है तो सिर्फ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहां से पहुंचेंगे तो लोगों से संकल्प लेंगे कि 2023 में और 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में संकल्प दिलाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को यहां से बनाया जाए। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और यही वजह है कि परिवर्तन यात्रा के दम पर लगातार जो बीजेपी है वो लोगों के बीच पहुंच रही है, राज्य सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है और ये कोशिश कर रही है कि जो बिलासपुर संभाग के जो 25 सीट है उसे किस तरीके से जीता जाए, इस पे पूरी फोकस है। और इसी रणनीति के तहत परिवर्तन यात्रा जो है वो जसपुर से शुरू हुई थी 16 सितंबर को और वो 16 सितंबर के बाद आज जो परिवर्तन यात्रा है बिलासपुर पहुंची है। ये जो परिवर्तन यात्रा है न केवल बिलासपुर संभाग, सरगुजा संभाग होते हुए लगभग 89 विधानसभा सीटों से होते हुए इस समापन समारोह में शामिल परिवर्तन यात्रा आएगी। और इस परिवर्तन यात्रा के जरिए जो देश के प्रधानमंत्री है, जो बड़ा चेहरा मान के चल रही है भारतीय जनता पार्टी, इन्हीं नरेंद्र मोदी के चेहरे पर छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ने जा रही है। तो निश्चित रूप से उमेश आज महत्वपूर्ण है भारतीय जनता पार्टी। आज जब प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, वो भाषण देंगे तो उस पर सबकी निगाहें होंगी। ये भी तय हो जाएगा कि जिस एग्रेसिव कैंपेन मोड में बीजेपी है, किन मुद्दों का रिपीटेशन अब होना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका उमेश। आगे भी आपके जरिए अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। सहयोगी उमेश विस्तार से जानकारी दे रहे थे। अब कोंडागांव का रुख करेंगे। बड़ी खबर मिल रही है। कांग्रेस का विधानसभा स्तरीय संकल्प शिविर और मंत्री मोहन मरकाम इस संकल्प शिविर में शामिल हुए हैं। सामुदायिक केंद्र में ब्लॉक और बूथ स्तर के कार्यकर्ता जुटे हैं। चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण। पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज भी इस शिविर में शामिल होंगे। कार्यकर्ताओं को टिप्स दिए जाएंगे। विधानसभा स्तरीय संकल्प शिविर कांग्रेस का, मंत्री मोहन मरकाम इस संकल्प शिविर में शामिल होंगे। पीसीसी की जिम्मेदारी जिन्हें अभी मिली है दीपक बैज, वो भी इस शिविर में शामिल होंगे। पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी वो भी इस संकल्प शिविर का हिस्सा बनेंगे। कांग्रेस का विधानसभा स्तरीय संकल्प शिविर कोंडागांव में, मंत्री मोहन मरकाम इसका हिस्सा बनेंगे। पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज इसमें शामिल होंगे। कार्यकर्ताओं, ब्लॉक और बूथ स्तर के जो कार्यकर्ता रहेंगे उन्हें चुनाव को लेकर प्रशिक्षण दिया जाएगा, टिप्स दिए जाएंगे। और अब इंदौर से बड़ी खबर। मिनी मुंबई में केरला स्टोरी जैसा मामला सामने आया है। एक बुटीक संचालिका पर बेहद गंभीर आरोप लगे हैं। ये आरोप एक छात्रा ने लगाए हैं, युवती ने लगाए हैं। लॉ की पढ़ाई ये युवती कर रही है, LLB 3rd ईयर। उसका यह कहना है कि धर्म विशेष के युवकों से, मुसलमान युवकों से शादी का दबाव, ये संचालिका शादी करने का दबाव इस संचालिका की तरफ से डाला जा रहा है। बुटीक संचालिका को गिरफ्तार कर लिया गया है। धमकी भी दी गई इस युवती को। धार्मिक स्वातंत्र्य अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी में 3rd ईयर कर रही है LLB। उसकी रिपोर्ट पे अपराध क्रमांक 726/2023 धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम की धारा 3/5 और 254/506 IPC के सेक्शन में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था कि हिंदू में तो कोई ऐसा अच्छा अमीर लड़का मिलेगा नहीं तुझे
चल मुस्लिम में कोई अच्छा, बहुत सारे अमीर मेरे परिचय थे, उनसे शादी करवा देते। उससे लगातार वो 4-6 महीने से दबाव बना रही थी धर्म परिवर्तन। हाँ, धमकी दी है, तो वो धारा भी 506 भी लगाई है। और अब भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, भारतीय वायुसेना का 91वां स्थापना दिवस और इस मौके पर भोपाल के बोट क्लब पर एयर शो। सूर्य किरण, तेजस, मिराज ऐसे लड़ाकू विमानों का करतब एयरफोर्स के शूरवीरों ने आसमान में दिखाया है। 30 से ज्यादा लड़ाकू विमान इस एयर शो में शामिल हुए। चिनूक हेलीकॉप्टर का भी प्रदर्शन हुआ। चिनूक, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, दरअसल होल्डिंग पोजीशन ये चिनूक की है। इसके अलावा फ्यूलिंग कैसे करना है, उड़ते वक्त हवाई जहाज में या दूसरे विमान में किस तरह से फ्यूलिंग की जाएगी, इसका करतब करके दिखाया गया। तो आज भारतीय वायुसेना का 91वां स्थापना दिवस, भोपाल के बोट क्लब पर एयर शो और ये दिव्य भव्य तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, अद्भुत, ऐतिहासिक भी आप इसे कह सकते हैं। ये दरअसल भारतीय सेना का शौर्य, भारतीय वायुसेना का शौर्य, साहस, न सिर्फ ताकत बल्कि तकनीक और ताकत मिलकर कैसे भारतीय वायु सीमा को अभेद्य किले में तब्दील कर देती है वायुसेना, उसकी एक वानगी है। और आइए स्वच्छता पखवाड़े में 1 अक्टूबर को एकजुट होकर 1 घंटे के लिए सुबह 10 बजे से श्रमदान कर पूज्य महात्मा गांधी जी को स्वच्छ भारत की स्वच्छांजलि दें। स्वच्छता कार्यक्रम की ज्यादा जानकारी के लिए स्वच्छताहीसेवा.com पर जाएं, वहां पर सारी जानकारी है। तो हमको, हर किसी को अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभानी होगी। स्वच्छता पखवाड़े में 1 अक्टूबर को एकजुट होकर 1 घंटे के लिए, सिर्फ 1 घंटे के लिए सुबह 10 बजे श्रमदान कर बापू को, पूज्य महात्मा गांधी जी को स्वच्छ भारत की स्वच्छांजलि देनी है। स्वच्छता कार्यक्रम की ज्यादा जानकारी आपको स्वच्छताहीसेवा.com पर मिल जाएगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं।